नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण पर आज नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई और आज भूपिंदर अत्री की अदालत ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता को फटकार लगाते हुए फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के आदेश पारित किए। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी और आज जो कुछ भी अदालत के अंदर हुआ उसमें वक्फ बोर्ड द्वारा अदालत में दायर जवाब में दावा किया गया कि मस्जिद बहुत पुरानी है और वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। लोकल रेजिडेंट हिंदू संगठन के एडवोकेट जगत पाल ने दावा किया जिस जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, वह सरकारी भूमि पर इलीगल मस्जिद बनी है। उन्होंने कहा मस्जिद निर्माण की फंडिंग पर भी सवाल पूछा गया। हालांकि इस पर वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि इसकी फंडिंग आढ़तियों ने की है, व्यापारियों ने की है, लेकिन जब जवाब में पूछा गया कि किन आढ़तियों ने की है तो वक्फ बोर्ड ना तो उन आढ़तियों के नाम बता पाया और ना ही किस प्रकार से फंडिंग की गई है, चेक के द्वारा की गई या ट्रांजैक्शन ऑनलाइन की गई या आरटीजीएस की गई या फिर चेक के माध्यम से की गई। इस पर भी वक्फ बोर्ड का निरुत्तर था, कोई जवाब नहीं था। हालांकि इस पर यह जरूर कहा गया कि 5 अक्टूबर को जब मामले की सुनवाई होगी तो इस पर वक्फ बोर्ड को बताना होगा कि इस मस्जिद के निर्माण में हुई फंडिंग कहां से आई, फंडिंग करने वाला कौन था, क्योंकि जिस प्रकार की आज वहां पर चर्चा हुई इसमें कोई विशेष उल्लेख नहीं हो पाया कि ये फंड किसने खर्च किया, किस माध्यम से पैसा आया, क्योंकि संजौली के भीतर जिस प्रकार से 5 मंजिला कंस्ट्रक्शन वहां पर हो जाती है उसके लिए फंड्स एक बड़ा मुद्दा था। और यहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से रेजिडेंट पक्ष की तरफ जो वकील थे उन्होंने भी ये जानने का प्रयास किया गया कि यहां पर इलीगल आपने मंजिलें तो बना दी लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आया। 5 अक्टूबर को जब मामले की सुनवाई होगी तो काफी महत्वपूर्ण दिन होगा। हालांकि यहां पर उम्मीद थी तमाम स्थानीय लोगों की इस पर आज एमसी से फैसला आ जाएगा, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग के तहत जिस प्रकार से हमने पहले भी कहा था इसमें वक्त लगेगा। हालांकि ये लंबा वक्त दिया गया है जिसे लेकर अब कई संगठन अंदर खाते ये रणनीति बनाने में लग पड़े हैं कि इस आंदोलन को किस प्रकार से फिर शुरू किया जाए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की तरफ से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे और अदालत में जो एक प्रोसीजर यहां पर स्पीड अप हुआ है उसको स्पीड अप करने का प्रयास किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी एमसी शिमला इस मामले की सुनवाई दे और पूरी तरह से माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे और शांति यहां पर बनी रहे। इधर आज वक्फ बोर्ड के ये भी कहा गया कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड ने इंक्रोचमेंट की है, यहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा है। हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि 14 साल में इस केस में कोई इफेक्टिव कार्रवाई नहीं की गई एमसी द्वारा, क्योंकि इससे पहले गलत आदमी के खिलाफ एमसी शिमला केस चला रहा था और बीच में 13.5 साल बाद वक्फ बोर्ड की अचानक एंट्री हो जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक इस जमीन की मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है। वक्फ बोर्ड ने जमीन का मालिक होने का दावा जरूर किया है लेकिन अदालत में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया जमाबंदी में खसरा नंबर 36 पर गैर मुमकिन मस्जिद दिखाई गई है, मतलब सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट करके इस मस्जिद का संजौली में निर्माण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि एप्लीकेशन में हमने कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कही है, केवल अवैध मस्जिद का जिक्र किया है। वक्फ बोर्ड के एडवोकेट बीएस ठाकुर ने बताया कि कोर्ट ने बोर्ड को नोटिस इशू किए थे, हमने जवाब फाइल कर दिया है और सबूत पेश किए हैं। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद हम इसका जवाब फाइल करेंगे। संजौली मस्जिद कमेटी के पूर्व प्रधान मोहम्मद लतीफ ने दावा किया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। पहले कच्ची मिट्टी की मस्जिद बनी थी, बाद में उन्होंने प्रधान पद छोड़ दिया, उसके बाद उन्हें कोई जानकारी नहीं है ये किस प्रकार से बन गई, क्या इस पर निर्माण हुआ।
वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन ने कहा कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, रिकॉर्ड में एक मंजिल मस्जिद दर्ज है। उन्होंने कहा कि उसके बाद किसने निर्माण किया इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। बाहरी राज्यों से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यहां आए और उन्होंने 4 मंजिलें मस्जिद की बनाई। मस्जिद मामले में पहली बार साल 2010 में नगर निगम के पास शिकायत पहुंची थी। यहां अवैध निर्माण करने के आरोप लगे थे। निगम प्रशासन के अनुसार पहले मौके पर 1 मंजिल और एटीक के रूम में मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन साल 2024 तक 1 एटीक को मिलाकर 5 मंजिलें बन गई, जो कि इलीगल है, अवैध है। वर्ष 2010 से इस मामले में एमसी आयुक्त कोर्ट में केस चल रहा है। सुनवाई के दौरान भी अवैध निर्माण चलता रहा। एमसी ने कई बार काम रोकने के आदेश जारी किए। इस मामले में अब तक कुल 44 पेशियां लग चुकी हैं। अलबत्ता नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में आज मामले की सुनवाई के दौरान कई बड़े खुलासे हुए। मस्जिद कमेटी के 2012 तक मुखिया रहे मोहम्मद लतीफ़ आज पहली बार कोर्ट में पेश हुए। वहीं पहले इस मामले में नगर निगम की तरफ से नोटिस सलीम टेलर के नाम जाते रहे। मोहम्मद लतीफ़ को पहली बार नोटिस जारी हुआ था। वक्फ बोर्ड के पास मस्जिद का जिम्मा पिछले साल ही आया है। पहले नोटिस सलीम टेलर के नाम जाते रहे, लेकिन ये सलीम टेलर कहाँ है इसका अभी तक कोई पता नहीं है। हालांकि वहाँ पर काम ज़रूर वो करते हैं, लेकिन वहाँ उनका क्या पता वो कहाँ से आए इसके बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा एमसी शिमला भी इस पूरे मामले को लेकर अगर सही मायने में बात की जाए तो कटघरे में खड़ी है, क्योंकि एमसी शिमला जो कि सड़क किनारे एक हल्की सी इंक्रोचमेंट होने पर दूसरे दिन बुलडोजर लेकर आ जाती है, ढारे को गिरा देती है, लोगों के बिजली पानी के कनेक्शन काट देती है, कई बड़ी बड़ी कोठियों के कनेक्शन काट जाते हैं। और ये कई बार देखा गया है कि एमसी शिमला हर बार ऐसा ड्राइव चलाती है इंक्रोचमेंट पर कि इस पर हाई कोर्ट ने भी बड़े आदेश दिए थे, ड्राइव चलाने के आदेश दिए थे, और उस समय भी सैकड़ों हजारों लोगों के हिमाचल प्रदेश में बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे। और ये मुहिम शिमला में भी युद्ध स्तर पर चली थी और बार बार एमसी शिमला ऐसा करती है कि लोगों के पानी के कनेक्शन काट देती है। लेकिन 14 साल से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो एमसी के ध्यान में थी, उस मस्जिद का बिजली पानी का कनेक्शन नहीं काटा गया। दूसरा, पहले कम उसका कंस्ट्रक्शन हुई थी, उसके बाद 3 मंजिलें बनकर तैयार हो गई। अब आप आरोप जिस मर्जी को लगाए, लेकिन सबसे पहले कटघरे में इस पूरे मामले में एमसी शिमला खड़ा होता है कि आखिरकार वहां पर सिर्फ नोटिस देने की परंपरा के आगे कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन आज इस पूरे मामले को लेकर कहा जाए तो स्थानीय लोगों ने जरूर संयम बरता, सद्भावना का माहौल बनाए रखा, लेकिन अंदर खाते कई ऐसे संगठन हैं जो कि अभी योजना बना रहे हैं कि अब किस प्रकार से, जो कोर्ट से इन्हें बड़ी रिलीफ नहीं मिली है, अब किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। वहीं राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है अमन चैन शांति बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार का माहौल प्रदेश में खराब ना हो, देवभूमि का माहौल खराब ना हो, क्योंकि ये तमाम एजेंसियां मानती है, स्थानीय लोग भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बरसों से रह रहे विशेष समुदाय के लोग हमेशा सद्भावना से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, और उनका स्थानीय लोगों के साथ एक आत्मीयता का रिश्ता बन चुका है। और कभी भी ये देखने में, हालांकि मंत्री की बात की जाए तो मंत्री ने हाउस में भी ये कहा था, अनिरुद्ध सिंह राणा ने, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आज तक कोई लोकल ऐसे विशेष समुदाय के रेजिडेंट नहीं है जिन्होंने लड़ाई झगड़ा किया हो, इस प्रकार का उत्पाद किया हो। हमेशा एक सौहार्दपूर्ण का माहौल बना रहता है। लेकिन मंत्री ने यह बड़ा सवाल खड़ा किया था कि उत्तर प्रदेश के 4-5 जिलों से ऐसा यूथ, ऐसे 16 से लेकर 18-20 साल की आयु के ऐसे युवक जरूर आ रहे हैं जो यहाँ आकर, उन्होंने ये भी संकेत दिए थे कि चिट्टा का कारोबार हो या दूसरे कई इलीगल काम हो, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्राइम को वो तरजीह देते हैं और फिर जाकर छुप जाते हैं। इसीलिए ये पूरा मामला उठा था, इस पे बवाल बढ़ा था। इसके चलते अब सरकार ये भी विचार कर रही है कि बाहर से आने वाले, चाहे वो सहारनपुर से हो, गाजियाबाद से हो, या जिन भी उत्तर प्रदेश या जिन इलाकों का जिक्र किया जा रहा है कि वहां से यूथ विशेष समुदाय का आकर प्रदेश का माहौल खराब कर रहा है। पहले सड़क किनारे पर फ्रूट बेचने का काम शुरू करता है, फिर धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाता है, फिर जिस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो जाती हैं उसे लेकर
लेकर अब एक रास्ता बीच का सरकार ये निकाल रही है कि जितने भी बाहर से, चाहे वो एक समुदाय के हो, दूसरे समुदाय के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, महाराष्ट्र के हो, किसी भी राज्य का अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो यहाँ पर स्किल्ड लेबर के रूप में आता है, दुकानदारी करने आता है, फ्रूट बेचने आता है या अपनी नौकरी करने आता है, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाए और वेरिफिकेशन बाकायदा थानों में रजिस्ट्रेशन की जाए, उसके लिए अलग कार्ड इशू किया जाए, उसके जाने पर भी थाने की एंट्री की जाए, आने पर भी एंट्री की जाए। यानी कि जिस प्रकार से पासपोर्ट वीजा का प्रावधान विदेशी यात्रा में रहता है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि कम से कम जिन युवाओं के, जिन नई पीढ़ी के जिन ट्रेंड, और यह भी कहा जा रहा है कि ये ऐसे यूथ हैं जो कि मदरसों में ट्रेंड होकर आते हैं। हालांकि मदरसों में गलत पढ़ाई होती है, यह भी कहना मुश्किल है, यह भी कहना गलत होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी कई मदरसे चलते हैं, वहां पर भी शिक्षा दी जाती है। इसे लेकर अलग अलग लोगों के तर्क जरूर हैं, लेकिन अब एक बड़ी बहस के बीच सरकार ये जरूर करने जा रही है, वेरिफिकेशन को स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, जो भी बाहर से आए वेरीफाई किया जाए, रजिस्टर्ड कर दिया जाए, जाती बार भी उसे बाकायदा यहां से जाने की परमिशन दी जाए और आती बार भी उसे बाकायदा थाने में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। उसके लिए उससे एफिडेविट लिया जाए, एक सॉलिड उसकी एंट्री के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसे रखे जाए। ये प्रावधान सरकार करने जा रही है ताकि कम से कम कुछ सामाजिक असामाजिक तत्वों के कारण जो बाहर से आकर यहां पर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी वजह से एक समुदाय, विशेष समुदाय बदनाम ना हो, उन पर ऐसे छींटे ना उठे और देवभूमि का माहौल खराब ना हो। लेकिन आज इस मामले में जिस प्रकार से एमसी कोर्ट का फैसला है, उसके बाद फिर एक बार निगाहें ये टिकी हैं कि अब 5 अक्टूबर को क्या रिप्लाई फाइल होगा, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जो दूसरे संगठन इस पर चर्चा कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, उनका ये भी कहना है ये लंबा प्रोसेस चलेगा और जब तक ये फैसला एमसी कोर्ट से आएगा तब तक ये हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन का दायरा और बढ़ जाए, क्योंकि 2010 में भी सुनवाई शुरू हुई थी, 14 हो गया और इस समय अवधि में 3 मंजिलों के अलावा ठीक वहां पर बनकर तैयार हो गई। तो क्या वाकई भरोसा कर लिया जाए कि ये अवैध निर्माण यहां पर रुक जाएगा या आगे भी चलता रहेगा? क्योंकि अब सुमटी का मसला आ गया मस्जिद का, कि दूसरे प्रदेश के हिस्सों के इस प्रकार के मसले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आज ये जो विवाद संजौली में बना हुआ है पिछले 3-4 दिनों से, कहीं ना कहीं इसकी आग की चपेट में आज विश्वविद्यालय भी आ गया। वहां पर भी 2 छात्र संगठनों के बीच झड़प हो गई, क्योंकि वहां पर भी प्रत्यारोप ये लग रहे थे कि इस संगठन में इस समुदाय के लोग आ गए, उस संगठन में उस समुदाय के लोग आ गए। यानी कि धीरे धीरे अगर इसमें पूरी तरह से संयम नहीं बरता गया तो ये आग फैलती जाएगी और ना केवल ये समाज के लिए बल्कि देवभूमि के लिए भी चिंता का सबब बन जाएगा। इसके चलते ही सरकार यहां पर ठोस कदम उठाने की तरफ आगे कदम बढ़ा रही है ताकि कम से कम यहां पर व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर आ जाए, प्रदेश का माहौल भी खराब ना हो और बाहर से आके, बाहरी राज्यों से आकर जो यूथ यहां पर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा, उस पर लगाम लग सके। यही नहीं, ये मसला है, केवल यहां पर एक मसला नहीं है। आप धर्मशाला की तरफ देखिए, वहां पर जिस प्रकार से तिब्बत के रास्ते से चाइना के लोग वहां पर घुसपैठ कर रहे हैं, स्पाई बनकर आ रहे हैं, वो भी एक सीरियस अलर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए है। यानी कि अब राज्य सरकार को गंभीरता से यहां पर निर्णय लेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स की बात की जाए तो उनके वित्तीय लाभों पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन मंजूर कर लिया है और इस रिव्यू पिटीशन के मंजूर होने के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार को बहुत बड़ी राहत की सांस मिली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से कर्मचारियों को उनके रिवाइज स्केल के बाद जो एरियर नहीं दिया जा रहा था, 6% एरियर इंटरेस्ट के साथ देने के आदेश पारित किए थे, कई कर्मचारियों को लगातार जिस प्रकार से राहत कोर्ट से मिल रही थी कि इनके तमाम वित्तीय लाभ दो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से वित्तीय लाभ दो। ऐसा ही एक मामला HRTC का था। HRTC के मामले में देनदारी को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से सरकार को राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भगत राम केस में पेंशनर को, भगत राम पेंशनर थे, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया था कि 2016-21 के बीच का जो रिवाइज स्केल था उसका एरियर नहीं दिया गया। इस पर हाई कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से एरियर जारी करने के आदेश सरकार को पारित किए थे, लेकिन इस फैसले के खिलाफ HRTC ने रिव्यू पिटीशन दायर कर सरकार का पक्ष सुनने की हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने इसे स्वीकार करते हुए HRTC को 25 सितंबर को जवाब दायर करने को कहा है। अब इस केस को आधार
मानते हुए हिमाचल प्रदेश के सभी विभाग जिन्हें हाई कोर्ट से आदेश पारित हुए कि कर्मचारियों को वित्तीय लाभ दो, एरियर दो, जो भी उनके वित्तीय लाभ बनते जारी करो, वह उन तमाम केसेस को लेकर, उन तमाम केसेस को इकट्ठा कर एचआरटीसी के केस को आधार मानते हुए रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। यानी जितने भी हाई कोर्ट में आज तक कर्मचारी पेंशनर्स की देनदारियों के आदेश पारित हुए हैं, उनके खिलाफ भगत राम केस को आधार मानकर रिव्यू पिटीशन की जा रही है। उसमें कम से कम यह माना जा रहा है कि 1200 से 1500 केस इकट्ठे रिव्यू के लिए हो जाएंगे और 25 तारीख से पहले वित्त विभाग ने सभी विभागों को कहा है कि अपना रिप्लाई दायर करना, अपना रिप्लाई बनाइए। हाई कोर्ट में 25 तारीख को रिप्लाई दायर करना है। उल्लेखनीय है कि पेंशनर को संशोधित वेतनमान और पेंशनर का एरियर यहां डिमांड की जा रही थी कि कर्मचारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से वरिष्ठता तथा वित्तीय लाभों की मांग कर रहे थे। हाई कोर्ट ने कई मामलों में 6% ब्याज के साथ एरियर देने के आदेश पारित किए थे, लेकिन अब हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन दायर होने से फिलहाल हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राहत की सांस ली है। हालांकि 25 को जब रिप्लाई दायर होगा उसके बाद ये देखना काफ़ी रोचक होगा कि अदालत का क्या फैसला आता है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों से बाहर अब शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर को सख्ती के साथ ये आदेश जारी कर दिए हैं। गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों को बाहर भेजने पर पहले निदेशालय से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही इन शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बाहर भेजने की अनुमति होगी। यानी डिपार्टमेंट के एचओडी से आपको इसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा शिक्षकों को अब रिलीव करने से पहले भी विभाग से परमिशन लेना जरूरी कर दिया है। किसी भी टीचर्स को रिलीव नहीं किया जाएगा। विभाग ने आदेशों में कहा है कई स्कूलों में प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर शिक्षकों को बिना परमिशन के बाहर जाने की अनुमति दे देते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में 12 सितंबर तक दाखिलों को बढ़ा दिया है। प्रदेश विश्वविद्यालय ने निजी व सरकारी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को आदेश पारित कर दिए हैं। वहीं बिना लेट फीस के छात्रों को दाखिला देने के आदेश भी दिए गए। इससे पहले कॉलेजों में 31 अगस्त तक दाखिले की अंतिम तिथि थी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक स्तर पर दाखिलों का प्रोसेस इन दिनों चल रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर को स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ये फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले इसका ऐलान कर चुके थे, लेकिन इसे लेकर अब आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल, हेडमास्टर को प्रशासनिक कार्यों के अलावा रोज अपने संबंधित विषयों में एक कक्षा लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने जिलों को इस बाबत भी आगे सर्कुलर जारी कर दिया। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों में सेंटर हेड टीचर और हेड टीचर को भी जेबीटी के समकक्ष ही अध्यापन कार्य करना होगा। शिक्षा विभाग की माने तो शिक्षकों को अध्यापन कार्य उनकी एसीआर व एपीआर में अंकित किया जाएगा। ऐसे में अब स्कूल हेड मास्टर को भी छात्रों को पढ़ाना होगा, प्रिंसिपल को पढ़ाना होगा, सीएचडी को भी पढ़ाना होगा। 28 तारीख को हिमाचल प्रदेश में डीसीएसपी की सरकार के साथ कॉन्फ्रेंस होगी। इसकी तैयारियों के लिए आज चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने प्रशासनिक सचिवों के साथ इस बैठक की कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा तैयार की। सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस सुपरिटेंडेंट 28 को सरकार के साथ बैठकर अपना रोड मैप राज्य सरकार के साथ साझा करेंगे कि जिलों को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है। वहीं राज्य सरकार भी इस 28 तारीख की बैठक में उन्हें महत्वपूर्ण डायरेक्शन जारी करेगी। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में 3 बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि सानन जल विद्युत परियोजना का हक वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। उन्होंने कहा जोगिंद्रनगर में 110 मेगावाट की सानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की पट्टावधि लीज समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि परियोजना को तुरंत सौंपे जाने से केंद्र और पंजाब सरकार के समक्ष इस मसले को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में प्रदेश के न्याय संगत अधिकारों को सुरक्षित करने के मामले में भी तेजी लाएगी। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा 1045 मेगावाट करछम बांगतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के समझौते के गैर अनुपालन पर जेएसडब्ल्यू कंपनी को नोटिस भेजा जाएगा। विद्युत परियोजनाओं से 12%, 18% और 30% रॉयल्टी लेने का भी निर्णय लिया गया। वहीं 40 साल के बाद परियोजना राज्य सरकार को सौंपे जाने का भी प्रावधान